हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के कुंडली विश्लेषण के अंदर दो तीन प्रश्न थे जिसको कि हम खोजने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल जो था वो ये कि क्या मुझे लगन कुंडली देखनी चाहिए या मुझे चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि उनका कहना था पिछले 5-6 सालों से कहीं ना कहीं लाइफ स्ट्रक सी हो गई है और निराशा भी काफी रहती है। बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट भी करते हैं लेकिन उस लेवल पे जो सक्सेस दिखनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो चलिए इन चीजों को खोजते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और कौन सी कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती हुई नजर आती है। ये जो कुंडली है ये 9 नंबर से शुरू होती है जो कि धनु लगन की कुंडली कही जाएगी। लगन कुंडली हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगी, भले कोई सी भी दूसरी कुंडली उसको मास्क करती हो तब भी। ठीक है, अब इस कुंडली के अंदर जो इनका चंद्रमा है सबसे पहले उसकी स्टेज समझिएगा। इस कुंडली में चंद्रमा 26 डिग्री पे अश्लेषा नक्षत्र में जाके बैठे हुए। अब 26 डिग्री में अश्लेषा नक्षत्र जो है अगर इस स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं ये जन्म का जो पद है तीसरे पद को लिए हुए है नक्षत्र में। इसे गंड मूल नक्षत्र माना जाता है, पहली कंडीशन। तो इसमें जन्म होने के कारण एक चीज है कि लाइफ में कुछ चुनौतियां रहेंगी। बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया कि इसमें चुनौतियां रहेंगी, ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये पानी और आग दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आके फंसा हुआ है। इसके जस्ट आगे जाते ही हमें सिंह राशि मिलेगी जो कि अग्नि तत्व सूचक है, और जो आपकी कर्क राशि है जिसमें कि ये नक्षत्र आता है वो कहीं ना कहीं जल तत्व को दर्शाती है। इस कारण जब भी इस नक्षत्र में जन्म होता है तो दो चीजों के बीच में इंसान फंसता है, एक होता है सांसारिक और एक होता है आध्यात्मिक। इस वजह से थोड़ा सा जो इमोशन है वो दो चीजों के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। क्या मुझे सांसारिक चीजों में आगे बढ़ना चाहिए या फिर सारी चीजें इतनी अड़चने दिखाएंगी कि इंसान बोले कि मुझे सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिक साइड पे आना चाहिए। ये इस नक्षत्र की पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन जो है वो समझिए कि इस लगन कुंडली का जो लगन हमें मिल रहा है वो 6 डिग्री मूला नक्षत्र से मिल रहा है। 6 डिग्री मूला नक्षत्र से मिलने के कारण जो सोचने का ढंग है वो केतु के अधीन हो गया। मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में ही समझाया था कि केतु अगर फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, आपके सोचने का ढंग है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको सब कुछ आता तो हो लेकिन फिर भी आपके अंदर ही वो सब कुछ सिमट के रह जाता हो, ये कंडीशन बनती है। केतु की स्थिति भी यहाँ पे बड़ी विचित्र है। केतु और राहु के बीच में यहाँ पे नक्षत्र का परिवर्तन है। ठीक है, ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको कि ध्यान रखना होगा। पहली कंडीशन, लगन का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं केतु है, और केतु जहां बैठा हुआ दिखेगा उस पर्टिकुलर नक्षत्र के स्वामी के साथ यानी कि राहु के साथ उसका एक्सचेंज भी है। अब आइए कुंडली के अंदर फिर देख लें ये क्या इशारा कर रहा है, इसको समझिए। केतु के ऊपर सिर्फ मंगल की दृष्टि है, ठीक है, और कोई दूसरी ऐसी दृष्टि उसको प्रभावित नहीं करती। सोचने के ढंग के ऊपर अगर हम देखें तो राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा ही शार्प माइंडेडनेस लेके चल रहा है, क्लेवरनेस भी बहुत ज्यादा होगी, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राहु और केतु के बीच में जब परिवर्तन काम करता है तो ऐसे स्थिति में केतु अपने ही नक्षत्र मूला में जाके बैठ जाता है। ये भी एक प्लस पॉइंट कंडीशन है। किस मामले में कि जातक को उसका जो गोल होगा, जो उसे करना है, वो उसको डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें देखें तो कुंडली ऊपर से देखने में बहुत अच्छी दिखाई देती है। सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस के अंदर उच्च के सूर्य हैं, बुध, सूर्य बुध का योग, इसी तरीके से शुक्र और बुध का योग, ये प्लस पॉइंट नजर आता है।
चंद्रमा जो हैं अष्टम के स्वामियों के अष्टम में बैठे हैं, थोड़ा सा खराब इस मामले में जरूर है कि सुसाइडल टेंडेंसी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा इंसान को इमोशनल बना के रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो चंद्रमा इतने भी खराब स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट अगले भाव में गुरु बैठे हुए हैं। उसके पास एक ग्रह है जो उससे एक घर आगे बैठा है, उसको सपोर्ट देने के लिए, ऑप्टिमिज्म बनाए रखने के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है जो कि नकारात्मक ग्रह है। यहां तक की चीजें देखें तो ये कुंडली काम कर रही है। उनका जो सवाल था वो भी क्लियर करता है कि लगन कुंडली तो ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठा है। उन्होंने दो ही सवाल रखे, एक कैरियर को लेकर और दूसरा मैरिज को लेके। बुध दो ही भावों का स्वामी है, एक कैरियर और एक मैरिज। इन दो हिस्सों में जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं कोई सवाल बरकरार रहेगा, राइज होती है तो भी, चुनौती आती है तो भी। मतलब कि ये दो ऐसे हिस्से हैं जिसमें मन अपने आप को उतना खुश नहीं रख पा रहा जितना कि वो चाहता है। ये तो पहली पिक्चर क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग कि कौन सी कुंडली ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हुई दिख सकती है। पहले एक बार नवमांश पे चर्चा कर लेते हैं। नवमांश के अंदर अगर हम आए तो हम देखें, उसको जब मैंने लगन के तुल्य बनाया, किस्मत के बराबर करने की कोशिश करी, तो हमें नजर आता है कि जो ओरिजिनल लगन था वो छठे भाव में चला गया। इसका मतलब है कि जिंदगी के अंदर संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब इसको दूसरे तरीके से भी रीड किया जा सकता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर वो लगन का कनेक्शन बन रहा है नवमांश से, तो हो सकता है कि आप बहुत ही बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिवनेस के साथ अपने काम को करते हुए दिखे। ये पॉलिटिक्स की तरफ भी लेके जा सकता है, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बार बार किसी तरीके के इलेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसी चीजें। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन तब भी अच्छा काम कर सकता है जब आप किसी मेडिकल सर्विसेज के साथ काम करते हो तो भी, ठीक है। अब इन दोनों चीजों के साथ साथ देखिए, केतु जो है, जो कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड था, वो फर्स्ट हाउस में ही है। ये एक प्लस पॉइंट कंडीशन है कि कहीं ना कहीं किस्मत से इंसान वक्त पे अपने आप को समझ पाएगा। केतु है इसीलिए समझने की जो स्थिति है वो देर से आती है। ऑलमोस्ट केतु की मैच्योरिटी का पीरियड 48 ईयर्स होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो मंगल जैसा ग्रह जो है वो दशम में बैठा है, दशम को प्रभावित कर रहा है, ये एक अच्छी कंडीशन है। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको देख लें। किस्मत के कुंडली के अंदर सूर्य जो कि आपके नवम भाव का स्वामी है, ये 12वें से कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं दूर हट के खुलेगी। दूसरी चीज कि आपके 9th हाउस के ऊपर जहां पे 5 नंबर लिखा है वहां पे छठे भाव का स्वामी शुक्र बैठा है, और साथ साथ शनि जो कि तीसरे और दूसरे भाव के स्वामी है। इसीलिए किस्मत के अंदर धन तो अच्छा आएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। शुक्र क्योंकि छठे का स्वामी है और लाभ भाव का भी स्वामी है, तो लाभ भाव के स्वामी का संबंध 11th का संबंध सेकंड हाउस से, ये धन भाव है जो कि किस्मत में बना है। आफ्टर मैरिज ये एक सक्सेस दिखा सकता है फाइनेंस के लिए। लेकिन छठे भाव का स्वामी संघर्ष दिखाता है। तीसरे भाव का स्वामी जो है वो अष्टम से अष्टम होने के कारण थोड़े से डिलेस को दिखाता है, तो ये चुनौती का भी कारण बनेगा किस्मत के अंदर। मैरिड लाइफ के अंदर हो सकता है कि जहां आप कनेक्ट हो वहां पे ज्यादा धनवान फैमिली आपको मिले, लेकिन उस कंडीशन में भी क्योंकि इंसान बिजी रहे तो मैरिज को लेके और थोड़ा सा अपने खुद के प्रोफेशन के साथ आप कुछ चुनौतियों को महसूस कर सकते हो। ये चीज नवमांश तक क्लियर है। अब सवाल आपका जो था उसको लेते हैं। पहली कंडीशन ये कि प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस कैसे, लगन कुंडली से भी देखा जा सकता है और नवमांश से भी देखा जा सकता है। नवमांश कुंडली के अंदर यदि देखें तो मंगल जो है वो ना सिर्फ कि पंचम का स्वामी है बल्कि 12th हाउस द्वादश का स्वामी है। इसलिए किस्मत के हिसाब से देखें तो कर्म के अंदर कोई ना कोई मानसिक परेशानियां आपको बरकरार रहती हुई नजर आती हैं। पॉलिटिक्स जैसे फील्ड के अंदर तो क्या होगा कि ये चीज सपोर्ट कर जाएगी। अभी मुझे नहीं पता कि आप पॉलिटिक्स के अंदर हो या सॉफ्टवेयर या बैंकिंग के साथ हो।
अब हम देखें कि लगन कुंडली पहले क्या कंडीशन देती है और फिर चलेंगे कि किस कुंडली का ज्यादा असर होगा। इस कुंडली के अंदर देखें तो आपके दशम का स्वामी बुध है, जो कि आपके नवम के स्वामी सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा है। ये एक राजयोग कारक स्थिति देखी जा सकती है। गुरु जैसा ग्रह जो कि फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो भी इसके ऊपर दृष्टि डालता है, ये भी प्लस पॉइंट बनता है। इस हिसाब से देखें तो कुंडली राजयोग को दर्शाती है। ऐसे स्थिति में 4-5 साल जो आपको इतनी चुनौतियां देखने को मिली, वो इस कुंडली के अंदर से डायरेक्टली नजर नहीं आती। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर इसमें नजर नहीं आती तो फिर क्या ये कुंडली काम नहीं कर रही? लगन कुंडली काम कर रही है, लेकिन इसको मास्क कर रही है कोई एक कुंडली। अब देखें वो कौन सी कुंडली होगी। जो आपका सवाल था कि मुझे लगन कुंडली देखनी है, चंद्र कुंडली देखनी है, इसका जवाब अब समझिएगा। अब दूसरी कुंडली हमने ली, वो थी चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में स्थिति जो बनती है वो दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं और इसमें आपकी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इस कुंडली के अंदर 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में आपको प्रोफेशन के अंदर इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं दिखाई देने चाहिए, बल्कि वहां राइज दिखाई देना चाहिए। तो यह कुंडली थोड़ी सी इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। चंद्रमा के जस्ट 7th हाउस को देखें, वहां पे शनि बैठे हैं, इसलिए मैरिज जो होगी वो लेट होगी। जन्म के शनि के ऊपर से गोचर का शनि है, इसलिए पिछले 2.5 साल की स्थिति ना आप बयां कर पाओगे और उसको समझ पाना अपने आप में बहुत ही एक क्रूशियल कंडीशन होगी। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके चैलेंजेस आए हों, हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ भी चैलेंजेस आए हों पिछले 2.5 सालों में, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर अभी का जो अप्रैल 2022 गया है वहां तक। ठीक है, इस कुंडली के अंदर भी राहु केतु की फॉर्मेशन और सारी चीजों को देखें तो ठीक ठाक है। चंद्रमा जो बैठे हैं बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध जो है वो कहीं ना कहीं दशम भाव में बैठे हैं। चंद्र कुंडली भी एक अच्छे सक्सेस को दर्शाती है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कहीं ना कहीं कम है, 86 की स्ट्रेंथ परसेंट में, जबकि 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो बुध का उपाय आप कर सकते हो। स्टोन को अगर देखें तो स्टोन की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल बुध के मंत्र से चीजों को संभाल लोगे। अगर स्टोन यूज करते हैं, ठीक है, अगर पन्ना पहनते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप गोल्ड की जगह सिल्वर में ले लीजिएगा। ठीक है, कारण क्या है कि चंद्रमा को भी बल मिलेगा और दूसरी बात है कि सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में अगर गोल्ड यूज करेंगे तो सूर्य भी उतना ही बलवान होगा और वो जब बुध के साथ बैठ के उसको थोड़ा परेशान करेगा तो फिर उस कंडीशन में गोल्ड में बनी हुई रिंग उतना ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आएगी। अब बात ये थी कि ओरिजिनल कुंडली में ये कुंडली भी उस तरीके से दशा को नहीं दर्शा रही। लगन कुंडली से अगर दशा चल रही होती तो जातिका ने ये नहीं कहा था कि पिछले 5-6 सालों से परेशानी चल रही है, बल्कि उनका कहना था कि शुरुआत से अभी तक बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है। अब देखिए कि कुंडली काम कौन सी कर रही है। कुंडली काम कौन सी कर रही है, इससे पहले एक बात और देख लीजिए। आपके कुंडली में जो आपका अष्टक वर्ग बनता है उसके 10th हाउस में 34 पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छे पद पोस्ट पोजीशन के लिए दर्शाता है। लेकिन इससे अगला जो लाभ भाव है वहां पे पॉइंट्स बहुत ही कम हो गए। एवरेज पॉइंट 28 होने चाहिए, ये 25 हो गए। इसका मतलब है कि आप कर्म तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन उसकी तुलना में आपको लाभ जो है बहुत ही कम मिलता है। बस इतना समझ लीजिए कि 25 और 25 के आगे 24 है, आपके जो खर्च है उतने निकल जाए और थोड़ा बहुत कुछ बच जाए तो बच जाए, इतनी स्थिति यहाँ से आपको इस प्रोफेशन लाइफ के हिसाब से नजर आती है। किस्मत के अंदर भी 28 की जगह 26 पॉइंट है, तो आप कई बार ये भी देख सकते हो कि सपोर्ट जो है किस्मत का आपको कई बार महसूस होता है उतना अच्छा नहीं है। जो आपके शनि बैठे हैं 2nd हाउस में, जहाँ पे 32 पॉइंट लिखे हुए हैं, वहां से भी अगर देखें तो दशम के स्वामी, दशम में 25 और जो आपका 11th हाउस होगा उसमें 24 पॉइंट। ये दोनों कंडीशनों को देखा जाए तो उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन सूर्य कुंडली को अगर उठा के देखें तो सूर्य से दशम जो है 2nd हाउस और 3rd हाउस, वहां पे 32 और 33 पॉइंट है, ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब समझिएगा इसका अर्थ क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन लाभ बहुत कम है। अब मेहनत ज्यादा है, लाभ कम है। दूसरी बात है कि 2nd हाउस इतना बलवान हो रहा है कि आपको सेविंग्स दे रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा काम है जो कि आप जन भागीदारी के लिए ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हो, जिसके कारण
उस पर्टिकुलर चीज में आपको अपना सेल्फ गेन्स जो है वो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन देता हुआ नजर आता है। जैसे कि मैंने नवमांश में बोला था, शुक्र और आपके शनि की युति हो रही है, जो 11th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड है। इस कारण से कहीं ना कहीं या तो आपकी जहां मैरिज हो वो बिजनेस वाली फैमिली है, उसकी वजह से धन मिल रहा हो, या फिर आपका कोई काम ऐसा है जो कि सामाजिक वे में हो और आपको उसकी वजह से कुछ बड़े गेन्स होते हों। अब देखिए आपकी सूर्य कुंडली, सूर्य कुंडली जो है ये बाकी सारे कुंडलियों को पीछे छोड़ के आगे निकल गई। इस कुंडली के अंदर सूर्य ना कि खुद उच्च के हैं, बल्कि सूर्य को पॉजिटिव ग्रहों का समर्थन हासिल हो रहा है, एक शुक्र एक बुध। दूसरी बात कि गुरु जो है उसकी दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर। मंगल जरूर जहां पे ये बैठे हैं उस राशि का स्वामी 12वें नजर आता है, लेकिन अष्टम का स्वामी होकर मंगल 12वें जाए तो उतना बुरा नहीं है, ये फिर भी पॉजिटिव कंडीशन मेंटेन करने में सक्षम है। यहां पे आने के बाद आप देखोगे कि केतु जो है वो तीसरे भाव में बैठ गया, राहु जो है वो 9वें में आ गया। ऐसे स्थिति में जो केतु की दशा गई होगी वो भी इतनी ड्रास्टिक नहीं गई होगी जितनी की लगन कुंडली से नजर आती है, क्योंकि वहां पे 7th हाउस में था, पार्टनरशिप्स और दूसरी चीजों में काफी चुनौती दे सकते थे, लेकिन केतु की दशा आपको करेज देते हुए चीजों को निकाल के ले गई। अब देखिए सूर्य जो बैठा था वो शुक्र के ही नक्षत्र में बैठा हुआ था। शुक्र जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके कुंडली में अपने ही नक्षत्र के बैठे हुए हैं। भरणी नक्षत्र पे सूर्य ही है, ठीक है, शुक्र को देखें तो भी भरणी नक्षत्र पे ही है, इसका मतलब इनके बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये समझना है कि शुक्र की दशा जो चल रही है वो इस पर्टिकुलर कुंडली से देखा जाए तो 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्डों की चल रही है। कई बार थकान वाले काम हो सकते हैं, हेल्थ में थोड़ा सा अप एंड डाउन महसूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन देखें तो भी शुक्र क्योंकि केंद्र लगन में आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बना रहे हैं पंचम के साथ भी, ठीक है, इसकी वजह से पीरियड मोस्टली अच्छा गया। कहां पे चुनौतियां देखने को मिलेंगी? चुनौतियां देखने को मिलेंगी जब आपके शनि का पार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि बन गया है, वो 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब पिछले 5 या 6 साल के ड्यूरेशन को अगर लगाया जाए तो समझिएगा आपके शनि का जो गोचर था वो आपके अष्टम भाव से था, 10th और 11th का मालिक अष्टम में, यानी कि कुछ चुनौतियां संघर्ष वहां पे। इसके बाद आपको कोई प्रोफेशन के अंदर राइज तो मिल जाए, लेकिन शनि जो है वो कहां पर आ जाएंगे? वो आएंगे आपके 9th हाउस के ऊपर। जिस समय शनि 9th हाउस के ऊपर आएंगे वो 10th हाउस से 12th होंगे। ऐसे स्थिति में किस्मत बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, हार्ड एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। दूसरी चीज है कि ये भाव जो है ये शनि का है, शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं इसलिए काम तो मिल गया होगा, ऐसा नहीं है कि काम ना मिला हो, लेकिन काम में स्टेबिलिटी नहीं है उस कंडीशन में भी, क्योंकि शनि जो है वो उनकी राशियां ज्यादातर अपना स्टेबिलिटी शो करती है एज ऑफ 33 और 36 के आसपास, ठीक है। साथ ही साथ आपने जो कहा था कि मन के अंदर बहुत ज्यादा दुख रहता है, तो वो भी ये कुंडली ज्यादा दिखा रही है। चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है, जिसको कि दूसरा कोई भी ग्रह नहीं देखता। शनि खुद में दुखों का कारक माना जाता है। आपके कुंडली में षडबल में वो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह भी है, ठीक है। उसका प्रभाव चंद्रमा और चंद्रमा के साथ साथ 4th हाउस के ऊपर होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि आपको कुछ हद तक दुख महसूस होता है। जबकि लगन कुंडली में क्या था कि वो अष्टम भाव था, चंद्रमा के ऊपर होने से सिर्फ 50% कंडीशन मानी जा सकती थी, 50 भी नहीं 33%। जबकि लगन कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की जगह मंगल बैठे थे। लगन कुंडली में जब चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो इसका मतलब है कि मन के अंदर हमेशा एक एग्रेशन, एक गुस्सा बना रहेगा। तो लगन कुंडली अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम करेगी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो दशा है वो कहीं ना कहीं सूर्य कुंडली से ज्यादा स्ट्रांगली मास्क हो रही है, ठीक। अब सवाल है मैरिजेस और बाकी चीजों का, तो उसको देखिए। अभी जो पीरियड आपका चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की दशाएं हैं। बुध जो है इस पर्टिकुलर कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है, जो कि कहीं ना कहीं करेज, बोल्डनेस की डिमांड करता है,
ठीक है। इसके पहले आप शनि की दशा से गुजरे, शनि जो है वो 10th और 11th के हैं, काम तो विल भी हल्का फुल्का चल रहा होगा लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मन ना लगे, ये वाली बात भी यहाँ पे दिखाई देती है। अभी शनि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। 11th हाउस में ये जो गोचर है उसकी वजह से 3 महीनों के अंदर हल्की फुल्की कुछ रिलीफ मिल सकती है, पर मैं अभी इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लूंगा। 3 महीने के बाद क्योंकि शनि वापस लौट के आएंगे, ठीक है, और रिजल्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट अभी वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन 2023 से जनवरी 2023 से लेके 2025 का जो पीरियड है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जो है वो कंप्लीटली गेन्स की तरफ जाएंगे। आप उस पीरियड में भी एंटर हो चले हो जो कि 33-36 की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि आपका शनि जो है आपके जन्म के शनि के ऊपर से गोचर कर चला, ठीक। शनि की जो साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कम से कम 30 साल लगते हैं। तो इस स्थिति को अगर ध्यान से समझा जाए तो आप इस समय ऑलमोस्ट 30 वाली चीज को कंप्लीट कर चले हो, ठीक। 30 वाले चीज को कंप्लीट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं वो है 32.5, क्योंकि शनि 2.5 साल का काउंट रखता है। इस हिसाब से धीरे धीरे अब आपकी लाइफ आपको एक डायरेक्शन देकर आगे लेके जाएगी, जहां पर की जो एज ऑफ 33 होगी वहां पे या 36 होगी, इन पीरियड्स के बीच में आप ज्यादा बेहतर ग्रोथ को देख रहे होंगे। मैरिज के लिए जहां तक देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आपका गुरु 1 साल के बाद लगन में आएगा तो वहां पे वो आपको मैरिज करा सकते हैं, यानी तब आपकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 31-32 के आसपास रहेगी। तो 31 और 33 के बीच के पीरियड के अंदर ही हम मैरिज को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज जो कि ध्यान रखने की है कि पिछले कुछ समय से जो होके चली, अगर सिर्फ आप लगन कुंडली से भी देखना चाहो तो आपको समझ में आ सकता है, वो ये कि आपके लगन कुंडली में राहु जो है ना वो शुरुआत में 5 साल 6 साल की जो आप कंडीशन देखोगे तब वो चंद्रमा के ऊपर से चला, उस पीरियड में काफी ज्यादा एंजाइटीज बनती थी। इस समय जो राहु हैं वो आपके सूर्य, शुक्र और बुध के ऊपर से चल रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। फादर के साथ रिलेशंस में भी थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, काम को लेकर भी। और शुक्र जो है वो 11th और 6th का लॉर्ड हो रहा है, इस कारण से एक एंजाइटी का फैक्टर, अननोन एंजाइटी रह रह के अचानक हो, ये लगन कुंडली से भी दिखाई देती है। जो चीज आपने कहे थे कि फादर के साथ पिछला 1 साल के ड्यूरेशन में कुछ चुनौतियां देखने को मिली, तो अगर उसको देखना चाहें तो यहां से इस कुंडली से आप समझ सकते हो। शनि जो है जब उसका गोचर 9th हाउस या 10th हाउस से हो रहा हो, ऐसे में ये हाउसेस जो है ये फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कंडीशन में थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है रिलेशंस में महसूस होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बुध को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मंत्र से यूज करके हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसके बावजूद भी रिंग में उतर रहे हो तो पन्ना चंद्रमा को बल देते हुए यूज करेंगे, इसीलिए चांदी में होगा। दूसरी चीज, आपके अष्टक वर्ग से ये बात क्लियर है कि आपकी जो स्टेटस है वो बहुत हाई है, उसके तुलना में आपका जो गेन है या आपका एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, और आपका जो लाभ है उसके तुलना में काफी कम है। लेकिन क्योंकि कुंडली के अंदर 2nd हाउस स्ट्रांग है, चीजें लेट होंगी, लेट होने के बाद आपको किसी तरीके से कोई एक बड़ा फाइनेंशियल गेन मिलता हुआ नजर आएगा। आगे जाकर संभावना ये है कि किसी तरीके के समाज सेवी कार्यों के साथ आप जुड़ सकते हो, जिसकी वजह से भी आपके स्टेटस में और ज्यादा राइज देखने को मिलेगा। धन्यवाद।